हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिजियोलॉजी की पढ़ाई चल रही होगी। काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज कार्डियक मसल। तो जैसे कि हम जानते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन योर बॉडी, विच आर कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्डियक मसल। तो अगर हम कार्डियक मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू योर स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये मसल्स जो हैं ये भी स्ट्राइटेड मसल्स हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि बीच में ये सारी स्ट्राइएशंस बनी हुई हैं इनसाइड द मसल फाइबर, देयरफॉर वी कॉल इट एज स्ट्राइटेड मसल। बट डिफरेंस क्या है इसका स्केलेटल मसल से? दैट दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। जो हमारे स्केलेटल मसल्स थे वो हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब उनको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा सकते हैं। बट जो कार्डियक मसल्स हैं दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कार्डियक मसल्स कहाँ पे लोकेटेड है? दीज आर प्रेजेंट इन योर हार्ट। कार्डियक मसल्स क्या हुए? इनवॉलेंट्री मसल हुए, बिकॉज हार्ट जो है वो 24 आवर्स आपका ब्लड को पंप करता रहता है, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं, एंड दीज आर इनवॉलेंट्री। द पंपिंग एक्शन ऑफ आवर हार्ट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, देयरफॉर कार्डियक मसल्स आर योर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है इनका स्केलेटल मसल से, कि ये जो कार्डियक मसल है ये जल्दी से फटीग नहीं होते, वेयर स्केलेटल मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। उनकी जो फटेगेबिलिटी है वो जल्दी हो जाती है। तो जैसे आपने एक हाथ में अगर 1 किलो कोई सब्जी भी उठा रखी है, सो आप थक जाते हो कुछ देर बाद। बट कार्डियक मसल्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगेन हार्ट पंप्स योर ब्लड 24 आवर्स, है ना, तो वो कभी थकता नहीं है। जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो फटीग नहीं होते। दूसरी खासियत क्या है हमारे कार्डियक मसल्स की? दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, कि एक मसल फाइबर में देर आर मल्टीपल न्यूक्लियस। ठीक है, 1 2 3 न्यूक्लियस हमको इस डायग्राम में दिख रहे हैं। सो दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड न्यूक्लियस की जो लोकेशन है दैट इज सेंट्रल। सेंट्रली लोकेटेड होते हैं एक मसल फाइबर के अंदर। एंड ऑल्सो दीज कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड, इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं। तो अगेन डायग्राम में विजिबल है कि मसल फाइबर्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ब्रांच्ड फाइबर्स हैं। अब आप गौर से देखिए तो आपको ये कुछ दिख रही है जिगजैग लाइंस पिंक कलर की, राइट। व्हाट आर दीज जिगजैग लाइंस? सो दीज जिगजैग लाइंस आर योर इंटरसिलेटेड डिस्क। इंटरसिलेटेड डिस्क, ये इंटरसिलेटेड डिस्क क्या है? दीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टू मसल फाइबर्स, जहां पे दो मसल फाइबर्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, उनके जंक्शन पे ये इंटरसिलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दीज इंटरसिलेटेड डिस्क? तो ये इंटरसिलेटेड डिस्क का काम क्या है? इनके अंदर गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। आई होप एट दिस टाइम यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। ठीक है, कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। सो वन ऑफ देम इज गैप जंक्शन। सो नाम से ही पता लग रहा है गैप है बीच में। ये जो इंटरसिलेटेड डिस्क है ना, इनके अंदर ये गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये गैप जंक्शंस क्या करते हैं? एक तो आयनिक मूवमेंट को अलाउ करते हैं फ्रॉम वन मसल फाइबर टू द अनदर, दैट इज अलाउड बाय द गैप जंक्शन। सेकंड, दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो जैसे ही एक मसल फाइबर तक स्टिमुलस पहुंचा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। So through these intercalated disc gap junctions present in these discs, this action potential is transmitted to whole of the cardiac muscle, to whole of the muscle fiber, या वो पूरे मसल के पास एक टाइम पे ही ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है
कि एक मसल फाइबर अभी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फ्यू सेकंड्स बाद सेकंड मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दैट इज नॉट द केस विद द कार्डियक मसल. So they contract together. That is known as syncytium. फंक्शनल सिंशियम मतलब एक सिंशियम है, पूरा एक यूनिट की तरह काम कर रहा है हमारा मसल. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल अलाउज द हार्ट टू वर्क एज फंक्शनल सिंशियम. सिंक में काम कर रहा है, सिंक करके काम कर रहा है, इकट्ठे काम कर रहा है पूरा हमारा हार्ट. सो दैट इज नोन एज फंक्शनल सिंशियम. इट सिंशियम का मतलब ही यही है दैट इट इज वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट, बहुत सारे बेशक मसल फाइबर्स हैं, लेकिन दे आर वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट एंड दैट इज नोन एज फंक्शनल सिंशियम. Now, this anatomical syncytium is not present in the cardiac muscle because हमने देखा कि डायग्राम में कि जो ये कार्डियक मसल के फाइबर्स हैं ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, सिर्फ इंटरसिलेटेड डिस्क के साथ कनेक्टेड है, इसलिए एनाटॉमिकल सिंशियम पॉसिबल नहीं है. बट दिस फंक्शनल सिंशियम इज प्रेजेंट इनसाइड द cardiac muscle. So now I hope you have understood what is this functional syncytium. So this is the main important characteristic features of the cardiac muscle. Now this functional syncytium is also of two types. One is atrial syncytium and another is ventricular syncytium. So I know you all understand what is atria and what is ventricle, right? तो दो एट्रियाज हैं, दो वेंट्रिकल हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर. तो एट्रियल सिंशियम का मतलब है कि दोनों एट्रियाज इकट्ठे एक जैसा काम करेंगे. सो बोथ द एट्रियाज आर वर्किंग एज द सिंगल यूनिट. वेंट्रिकुलर सिंशियम मतलब बोथ द वेंट्रिकल्स आर वर्किंग एज सिंगल यूनिट. तो जैसे ही हमारी इंपल्स ट्रेवल करेगी from the pacemaker to the atrial tissue, it will contract all together as a single unit. Both the atrias will contract all together as a single unit. Then this impulse will travel to the ventricular tissues. Then both the ventricles will contract together as a single unit, and again that is known as ventricular syncytium. So these atrial and ventricular syncytium are interconnected with the help of your AV node, which is your pacemaker tissue. So इट विल ट्रांसफर एवी नोड से हमारी जो इम्पल्स है वो एट्रियल सिंशियम एट्रियाज तक पहुंचेगी. देन ए बंडल ऑफ AV bundle will transfer this to the ventricular tissue. So these atrial and ventricular syncytium are connected together by the AV bundle, right? One more important feature of the cardiac muscle is that it has a well-developed T-tubular system. So I hope you understand what is T-tubular system. So T-tubular system is the well-developed system present inside the cardiac muscle. So we were talking about the T-tubule system. जो कार्डियक मसल में है T-tubule system, वो भी स्केलेटल मसल की तरह ही कार्डियक मसल में भी वेल डेवलप्ड है, राइट? बिकॉज यहाँ पे भी कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. So this is the main characteristic features of the cardiac muscle. Now, if we talk about the properties of cardiac muscle. So what are the properties of cardiac muscle? So first property of cardiac muscle is excitability. We will see them in detail. Then another property is autorhythmicity. नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि क्या एक्सप्लेन करना चाहती है प्रॉपर्टी. Other property of cardiac muscle is conductivity. अब एक्साइटेबिलिटी क्या है, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है दैट कार्डियक मसल जो है इट इज एन एक्साइटेबल टिश्यू. मतलब जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा कार्डियक मसल के ऊपर, कार्डियक मसल जो है वो एक्साइट हो जाएगी एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द मसल फाइबर, राइट? ऑटोरिथमिसिटी. सो ऑटो मतलब क्या? ऑटोमेटिक है, खुद से ही काम कर रहा है. सो जो हमारा कार्डियक मसल है, जो कार्डियक टिश्यू है, उसकी एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन रिदम. ठीक है, हम पढ़ते हैं ना हार्ट रेट हमारा 72 बीट्स पर मिनट है. सो वो हार्ट रेट कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है?
because of the property of this autorhythmicity that heart can generate its own rhythm, right? So वो generate करने के लिए heart के पास है pacemaker tissue. तो पेसमेकर टिश्यू के पास ऑटोरिथमिसिटी की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी रिदम को खुद से जनरेट कर सकता है. तो एवी नोड इज योर पेसमेकर टिश्यू. देन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक मसल इज योर कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी क्या है, ये भी नाम से समझ आ रहा है हमें. सो कंडक्टिविटी इज कि ये हमारी अगर पूरी मसल फाइबर है, तो यहाँ पे अगर स्टिमुलस आया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, सो दिस एक्शन पोटेंशियल विल बी कंडक्टेड टू द होल मसल फाइबर. सो दिस प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. तो अगर हम हार्ट का देखें, सो एवी नोड जो है वो पेस मेकर टिश्यू है. सो द इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड इज कंडक्टेड टू द एट्रियल टिश्यू. Then from the atrial tissue by AV bundles, it is conducted to your ventricles. Then ventricles में से हमारे पास आ जाते हैं Purkinje fibers in bundle of his, जहां से हमारे पूरे हार्ट में इम्पल्स को कंडक्ट किया जाता है. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्डियक मसल, राइट? सो ये मेजर 3 प्रॉपर्टीज हैं कार्डियक मसल की. वेरी इजी एक्साइटेबिलिटी कि कार्डियक मसल एक्साइट हो सकता है. ऑटोरिथमिसिटी, हार्ट इज एबल टू जनरेट और कार्डियक मसल इज एबल टू जनरेट इट्स ओन रिदम. एंड द थर्ड वन इज योर कंडक्टिविटी. So today in this video, we are going to discuss about the property of excitability of the cardiac muscle. तो जैसे आपने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा होगा, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटल मसल और द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व फाइबर, इसी तरीके से हमारे जो कार्डियक मसल में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो ये ग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे. So first of all, I will tell you that resting membrane potential of the cardiac muscle is minus 90 millivolt. So I hope you remember that RMP for the nerve fiber is minus 70 millivolt and RMP for the cardiac muscle is minus 90 millivolt. Again a point to remember कि जो जब हमारा resting membrane potential होता है, so there is negativity inside the cell membrane and positivity outside the cell membrane. तो ये आयनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें याद रहेगी तो ही हम इसको आगे समझ पाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है. So relatively it is negative inside the cell membrane and relatively it is positive outside the cell membrane. Now when we provide a stimulus to the cardiac muscle, there will be generation of the action potential. Now this action potential in the cardiac muscle is studied under 5 phases. So phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, and we have phase 4. So there are 5 phases in which we study the action potential of the cardiac muscle. Now see in the diagram, see the resting membrane potential is minus 90 millivolt. So the graph is starting from here, that is the resting membrane potential minus 90 millivolt. And after here, it is the point of stimulus. So here the stimulus has been given to the cardiac muscle. After achieving the stimulus, there will be depolarization of the membrane, which is represented by phase 0. तो ये वाला जो फेज है ये फेज 0 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन को, जिसका मतलब है पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई. ठीक है, अब बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी. सो दिस फेज 0 जो है ये रैपिड फेज है, रैपिड डीपोलराइजेशन हो रही है इस फेज में. एज यू कैन सी, जैसे ही स्टिमुलस दिया, देयर इज सडन इंक्रीज इन द ग्राफ और हमारा जो है पीक पोटेंशियल वहां पे अचीव हो गया. सो दिस इज द फेज ऑफ रैपिड डीपोलराइजेशन और ये पोटेंशियल हमारा रीच करेगा अप टू 30 टू 40 मिलीवोल्ट, प्लस 30 टू 40 मिलीवोल्ट तक हमारा फेज ऑफ डीपोलराइजेशन जाएगा. ठीक है, अब कॉजेस क्या है इस फेज 0 के? आयनिक बेसिस अगर हम पढ़े तो जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, there will be changes in the membrane permeability and permeability for the sodium ion will increase by
100 फोल्ड, 100 गुना सोडियम मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, 100 गुना जो है सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होने लगेगा। जैसे कि हमने नर्व फाइबर के एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था, दैट इट इज ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन। तो जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाने लगेंगे, 100 गुना तेजी से अंदर जाएंगे, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो सोडियम का इनफ्लक्स शुरू होता है, इट स्टार्ट्स एट -60 मिलीवोल्ट। स्टिमुलस मिलने के बाद जब पोलैरिटी चेंज होना शुरू होती है, तो -60 मिलीवोल्ट पे सोडियम आयंस जो है उनका इनफ्लक्स तेजी से शुरू हो जाता है। देन देयर इज अनदर contributing factor for this rapid depolarization, that is your calcium influx. So there is also marked calcium influx in the phase 0 of rapid depolarization, which appears at -30 to 40 millivolt. तो सोडियम आयंस पहले ओपन हो जाते हैं, फिर -30 टू -40 मिलीवोल्ट पे हमारा जो है कैल्शियम आयंस भी ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम आयंस के लिए भी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, thus increasing again the positive charge inside the cell membrane. So this is your phase 0, दैट इज द फेज ऑफ योर रैपिड डीपोलराइजेशन। और ये जो फेज है ये सिर्फ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहता है, दैट इज ओनली फॉर 2 मिली सेकेंड। शॉर्ट लिव्ड इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज है वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे आके ही स्टेबल होती है, तो हमारा कार्डियक मसल भी जल्दी से अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे आना चाहता है, इसलिए दिस इज अ शॉर्ट लिव्ड फेज, बहुत क्विकली ये फेज डिसअपियर हो जाता है। सो दिस इज द फेज ऑफ रैपिड डीपोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज फेज 1? फेज 1 से लेके फेज 3 तक हमारी चलती है रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन जो है, कार्डियक मसल की जो मेम्ब्रेन है, वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे आने की कोशिश कर रही है, पोलैरिटी वापस रेस्टिंग कंडीशन में आने की कोशिश कर रही है, एंड दिस इज नोन एज द फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। सो दिस इज फेज 1। ठीक है, ये फेज 0 हमारा शुरू हुआ था, हमारा +30 टू +40 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल जाता है, उसके बाद ये फॉल होने लगता है, दिस इज द फेज 1। अब ये जो फेज 1 है, दिस इज अगेन द रैपिड फॉल। यहाँ पे भी हमारा रैपिड फॉल हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, +30 टू 40 मिलीवोल्ट से ये अराउंड -10 मिलीवोल्ट तक ये फेज में फॉल होता है ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे रीजन क्या है, आयंस कौन से रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर पोटेशियम आयंस। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टू पोटेशियम आयंस, एंड देयर इज रैपिड पोटेशियम ई फ्लक्स। अब ई फ्लक्स हो रहा है पोटेशियम का, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से सेल के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो गया। सो एक रीजन तो हो गया कि पोटेशियम ई फ्लक्स हो रहा है। अनदर रीजन इज दैट सोडियम चैनल्स है, जो सोडियम इनफ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल। तो जैसे ही ये पोटेंशियल 0 पे पहुंचता है, 0 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगा, और हमारे यहाँ पे सोडियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे, तो सोडियम चैनल्स का क्लोजर हो जाएगा, सोडियम इनफ्लक्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, लीडिंग टू रैपिड रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट फेज वी हैव फेज 2। अब फेज 2 क्या है, प्लेट्यू फेज है, दिस इज द प्लेट्यू फेज, राइट। फेज 2 इज योर प्लेट्यू फेज। तो आप देख सकते हो फेज 2 में हमारा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, स्लोली स्लोली वहां पे हमारा पोटेंशियल फॉल कर रहा है अप टू -40 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल फॉल हो रहा है दैट इज अप टू -40 मिलीवोल्ट। एंड यहाँ पे आयनिक बेसिस क्या है, कॉज क्या है फेज 2 का, कि यहाँ पे इन एक्टिवेशन एक तो हो गई सोडियम चैनल्स की, इन एक्टिवेशन वो बंद हो गए हमारे सोडियम चैनल्स, उस वजह से प्लस क्या हुआ यहाँ पे, कैल्शियम चैनल्स की भी इनएक्टिवेशन हो गई, कैल्शियम इनफ्लक्स भी कम हो गया, एंड लेकिन पोटेशियम इफ्लक्स चलता जा रहा है, स्लोली जा रहा है। लेकिन जैसे हमारे फेज 1 में रैपिड रीपोलराइजेशन हुई थी, तेजी से पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए थे, तेजी से पोटेशियम इफ्लक्स शुरू हो गया था, सोडियम चैनल्स बंद हो गए थे। लेकिन फेज 2 है प्लेट्यू फेज, स्लोली 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 हो रहा है, हमारा पोटेंशियल फॉल हो रहा है। तो -40 मिलीवोल्ट तक ये फॉल होता है, एक तो सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन की वजह से, कैल्शियम इनफ्लक्स बंद होने की वजह से,
प्लस पोटेशियम इफ्लक्स जो है अब वो स्लो हो रहा है, स्लो रेट पे हमारा जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर जा रहे हैं। सो दिस वाज योर फेज 2। फिर आ जाता है हमारे पास फेज 3। अब फेज 3 में क्या होना है, फिर से रैपिड फॉल शुरू होगा। अगेन देयर इज रैपिड फॉल इन द एक्शन पोटेंशियल। तो यू कैन सी इन द डायग्राम कि यहाँ पे स्लोली हो रहा था, अब यहाँ से फिर से तेजी से रैपिड फॉल होना शुरू हो गया इन द फेज 3। एंड द रीजन यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल सब इनएक्टिवेट हो गए, बंद हो गए, और पोटेशियम इफ्लक्स फिर से यहाँ पे रैपिड हो गया, तेजी से पोटेशियम बाहर जाने लग गया, राइट। फिर आ जाता है हमारे पास फेज 4। फेज 3 में ये ऑलमोस्ट -90 मिलीवोल्ट अचीव कर लेता है, रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। फिर आता है फेज 4। फेज 4 में क्या है, फेज 3 में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो है आयनिक कॉम्पोजिशन रेस्टिंग पोटेंशियल की तरह रिस्टोर नहीं हुई। तो उसको रिस्टोर करने के लिए, आयनिक पोटेंशियल को रिस्टोरेशन करने के लिए फेज 4 में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और यहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवेट होता है for the restoration of ionic potential. So this is your action potential of the cardiac muscle. I hope आपको ये समझ आएगा। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि ये क्या हमने पढ़ा इसमें। So quickly we will revise all this, right? So क्या था हमारे पास, 5 फेजेस थे एक्शन पोटेंशियल के। समराइज करूंगी मैं सारा। फेज 0 से अगर हम बात करें, तो फेज 0 फेज क्या था, रैपिड डीपोलराइजेशन हो रही थी जिसके अंदर देयर इज रैपिड डीपोलराइजेशन। ठीक है, दिस वाज योर फेज 0 विद द रैपिड डीपोलराइजेशन। कॉज क्या था, सोडियम का 100 फोल्ड इनफ्लक्स होना एंड ऑल्सो कैल्शियम इनफ्लक्स। दिस वाज द रीजन फॉर फेज 0। फिर आता है फेज 1। फेज 1 में क्या हो रहा है, जैसे रैपिड डीपोलराइजेशन हुई थी, अब रैपिड रीपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, रैपिड रीपोलराइजेशन। अब इसका कॉज क्या था, सोडियम इनफ्लक्स का खत्म होना, बंद होना, एंड तेजी से पोटेशियम इफ्लक्स होना, रैपिड पोटेशियम इफ्लक्स होना, राइट। फिर आता है हमारे पास फेज 2। दिस वाज योर फेज 2। फेज 2 में क्या हो रहा है हमारे पास, प्लेट्यू फेज है, दिस इज द प्लेट्यू फेज, राइट। स्लोली हमारा पोटेंशियल फॉल हो रहा है टू -40 मिलीवोल्ट। कॉज क्या है, सोडियम कैल्शियम चैनल्स बंद हो गए, इनएक्टिवेशन हो गई, पोटेशियम इफ्लक्स जो है वो अब स्लो रेट पे हो रहा है, स्लो रेट पे, इसलिए स्लोली फॉल कर रहा है पोटेंशियल। फिर आता है हमारे पास फेज 3। दिस इज योर फेज 3। अगेन यहाँ पे रैपिड फॉल हो रहा है पोटेंशियल में, रैपिड रिपोलराइजेशन हो रही है, बिकॉज अब फिर से पोटेशियम इफ्लक्स जो है वो हायर रेट पे होने लग गया, रैपिड रेट पे होने लग गया। सोडियम और कैल्शियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन हो गई, और यहाँ पे अपनी रेस्टिंग वैल्यू अचीव कर लेता है, दैट इज -90 मिलीवोल्ट। फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट फेज, फेज 4। ऑल्दो यहाँ पे हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, बट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द आयनिक कंपोजिशन ऑफ द इनिशियल स्टेज, जो इनिशियल स्टेज में सेल मेम्ब्रेन की आयनिक कॉम्पोजिशन थी उसकी रिस्टोरेशन के लिए यहाँ पे टाइम लगता है, दैट इज फेज 4। और यहाँ पे हमारा काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिवेशन हो जाती है, दैट वर्क टू रिस्टोर द ionic composition of the cell membrane. So this was your action potential और the property of excitability, कि कैसे हमारे जब कार्डियक मसल को स्टिमुलस मिलता है तो वो कैसे एक्साइट होके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, which can be studied under 5 phases, right? अब इस जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है, ये कितनी देर तक हमारा एक्शन पोटेंशियल रहता है, इट इज ऑफ 250 milliseconds at the heart rate of 75 beats per minute। ठीक है, 75 बीट्स पर मिनट में ये जो सारे फेजेस हैं, इट टेक्स अबाउट 250 मिली सेकेंड। लेकिन जैसे ही हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, अगर ये 200 बीट्स पर मिनट पहुंच जाता है हमारा हार्ट रेट, तो ये सारे फेजेस बहुत क्विकली खत्म होंगे, बहुत कम ड्यूरेशन में खत्म होंगे, एंड दैट ड्यूरेशन इज अबाउट 150 मिली सेकेंड। सो दिस इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल
when your heart is pumping at the normal rate, at the normal pace, that is 250 millisecond. जैसे जैसे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारी एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल. So today in this video, we have discussed the major characteristic features of the cardiac muscle and one of the most important property, that is excitability. And we have discussed the phases of action potential of the cardiac muscle. So I hope you are clear with this topic, very important, and we can compare the phases of action potential of the cardiac muscle with the action potential of the skeletal muscle. So read this before coming to for the next video कि क्या differences हैं skeletal muscle और action potential के skeletal muscle और cardiac muscle के action potential में. So in the next video we will discuss about the further properties of the cardiac muscle like autorhythmicity, conductivity, and we will also compare the action potentials of skeletal muscle and the cardiac muscle as well. So till then, take care and do subscribe my channel and take care all of you. Okay, bye bye.